Good evening. Yesterday's problem for homework was problem number 6. So, problem number 6, what was the problem here? Assuming no taxes and given the EBIT interest IO of 10% and debt and equity capitalization rate KE, calculate the total market value of each firm and overall capitalization rate. सो व्हाट दे हैव गिवन हियर, यहाँ पे चार फर्म्स दिए हैं उन्होंने एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू एंड हियर व्हाट वी हैव गॉट ईबीआईटी और इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, तो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस किया वी गॉट द नेट इनकम ईबीटी और नेट इनकम वी हैव गॉट. देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज गिवन 12%, 16%, 15% एंड 18%. सो उससे हमने वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाला. Then interest था, interest divided by KD cost of debt is given 10%. So उससे value of debt निकाला and value of equity plus value of debt is value of firm and EBIT divided by V into 100, that comes is the overall cost of capital Q. Got this? Now अभी हमने चारों कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज कर ली हैं. Now we come to, after this we are coming to some general problems regarding the capital structure, जो specific theories पे based नहीं है, general capital structure की theories है. So before coming to that, I just want to recall कि as a finance manager हमारे पास में दो objective थे. One is the maximization of profit and another is the maximization of wealth. Maximization of profit principle says that the objective as a finance manager, our objective is to maximize the profits of the company. And जब हम profits of the company की बात कर रहे हैं तो वो earnings per share तक आ जाती है, या तो net income की बात आएगी या फिर earnings per share की बात आएगी. The second objective is maximization of wealth. Maximization of wealth means ultimately the market value of the share should increase. Is it clear? अब कैसा होता है? Jeff Bezos became the richest person of the world. फिर Elon Musk became the richest person of the world. क्यों? क्योंकि टेस्ला के शेयर्स के भाव बढ़ गए. टेस्ला कंपनी के शेयर्स के भाव बढ़े and he became the richest person of the world. Adani became the second richest person of the world. कैसे? उसकी कंपनीज के शेयर्स के भाव बढ़ गए तो वो रिच हो गया. गॉट इट? वापस गिर गए, वापस नीचे चले गए, अब टॉप 10 में भी नहीं है अभी वो. सो व्हाट हैपेंस हियर कि अब यहां पे इन दोनों में से बेटर ऑब्जेक्टिव क्या है? बेटर ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ. ठीक है. यस्टरडे वी हैव डन वन एग्जांपल जहां पे हमने प्राइस अर्निंग रेशियो पी रेशियो कंप्यूट किया था. ठीक है. सो व्हाट इज हियर कि जो पी रेशियो है ये बहुत कॉमन रेशियो है स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स यूज करते हैं. अब ये पी रेशियो किस काम आता है? लुक, अर्निंग्स पर शेयर कंपनीज को रिपोर्ट करनी पड़ती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. ठीक है. एंड एक ही रेशियो है जिसके लिए एक पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. कौन सा? AS20 है विच इज डीलिंग विद द अर्निंग्स पर शेयर. ठीक है. सो अब यहां पे अर्निंग्स पर शेयर तो सबको पता होती है एंड इस अर्निंग्स पर शेयर के से हम वैल्यू ऑफ शेयर कंप्यूट कर सकते हैं. ठीक है. सो ये कंपैरिजन के काम में भी आता है. थियोरेटिकल वैल्यू कंप्यूट करी जा सकती है. पी रेशियो का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस. ठीक है. सो पी रेशियो इज मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस. तो अब अगर मेरे को मार्केट प्राइस निकालना है, सो मार्केट प्राइस विल बी ईपीएस इनटू पी रेशियो. विल इट बी? क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले लिया तो इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे मेरे पास में मार्केट प्राइस आ जाएगा.
ठीक है। सो अब यहाँ पे जब हमारे को प्रॉब्लम्स दिए होंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के, तो वहां पे डिपेंड करेगा इंफॉर्मेशन कैसे दी होगी, बट ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि या तो पी रेशियो दिया होता है प्रॉब्लम में, या पी रेशियो नहीं दिया होता। अगर पी रेशियो दिया हुआ है तो हमारे को क्या कंप्यूट करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस तक कंप्यूट करना पड़ेगा। एंड जहां पे जिस प्लान में मार्केट प्राइस मैक्सिमम हो जाएगा, मार्केट प्राइस पर शेयर मैक्सिमम हो जाएगा, दैट प्लान विल बी बेटर प्लान या बेस्ट प्लान हो। ठीक है। बट अगर पी रेशियो नहीं दिया है तो हम सिर्फ ईपीएस तक कैलकुलेशन करेंगे, और जहां पे ईपीएस मैक्सिमम होगा वो प्लान बेटर होगा। इज इट क्लियर गॉट दिस? ठीक है। क्योंकि ये मन में कई बार क्वेश्चन आता है कि किसी किसी प्रॉब्लम में हम मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं, किसी में हमने सिर्फ ईपीएस के बेसिस पे ही कंपैरिजन करके बता दिया कौन सा प्लान अच्छा है कौन सा प्लान खराब है। सो यहाँ पे दो सिचुएशन होंगी, पी रेशियो इज गिवन या पी रेशियो नहीं दिया है। अगर पी रेशियो दिया है तो ईपीएस निकालने के बाद में पी रेशियो से मल्टीप्लाई करके मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना, और उसके बेसिस पे हमारे को बताना है या रैंकिंग देनी है कि कौन सा प्लान बेटर है। बट अगर पी रेशियो नहीं है तो ईपीएस के बेसिस पे ही हमारे को कंपैरिजन करना पड़ेगा। नाउ अब हम यहां आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 13 पे। प्रॉब्लम नंबर 13 पे द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एशिया लिमिटेड इज एज अंडर: equity shares for rupees 100 each, retained earnings 9% preference shares, 7% debentures। तो यहां पे अगर हम ये जो एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है इसका टोटल लेंगे, सो इक्विटी शेयर्स हो गए इसमें 40 lakhs के, प्लस 10 lakhs का रिटेन्ड अर्निंग, तो ये टोटल इक्विटी हो गया दैट इज 50 lakhs, प्लस 25 lakhs के प्रेफरेंस शेयर एंड 25 लाख के 7% डिबेंचर्स हो गए। सो ये जो एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है दैट इज 1 crore। ठीक, दिस इज existing capital employed. The existing rate of return on company's capital is 12%. So ये जो 12% दिया हुआ है this is return on investment. ये क्या है? Return on investment. Return on investment का जो हमारा फॉर्मूला है, ROI का जो फॉर्मूला है, it is EBIT divided by capital employed. तो अगर मेरे को return on investment दिया है, this is EBIT divided by capital employed. And when we talk about the capital employed means the total capital employed. It includes debt, equity, preference, retained earnings, सब कुछ इसमें included है। And so from here अगर मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है, तो इससे हम क्या कंप्यूट कर सकते हैं? EBIT कंप्यूट कर सकते हैं। EBIT will be capital employed into ROI। क्या हो जाएगा ये? EBIT will be capital employed into ROI। बाद में रेशियो एनालिसिस का चैप्टर तो जब हम पढ़ेंगे तो हम ये सब रेशियोज बाद में डिटेल में फिर से पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, बट जहां जैसे जरूरत होती है वो हम फॉर्मूलेस रेशियोज डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है ना। अब यहां उन्होंने क्या दिया हुआ है? द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन कंपनीज कैपिटल इज 12% एंड द इनकम टैक्स रेट इज 35%। Company requires a sum of rupees 25 lakhs to finance its expansion program, for which it is to issue 20,000 equity shares at a premium of rupees 25 per share. So उनको एक्सपेंशन के लिए 25 लाख रुपीस और चाहिए। ऑलरेडी 1 करोड़ है उनके पास, 1 CR ऑलरेडी है उनके पास में, एंड व्हाट दे वांट इज 25 lakhs मोर। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बाद में एक्सपेंशन के बाद में उनका जो कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा 1 करोड़ 25 lakhs हो जाएगा। अब ये जो नया 25 एग्जिस्टिंग तो है जो है, अब ये जो 3 प्लान उन्होंने दिए हैं ये किस चीज के दिए हैं? जो नया 25 लाख है वो कैसे रेज किया जाएगा इसके लिए दिया है। ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या बोला है? 20,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ₹25 per share। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹100
एंड प्रीमियम इज 25, तो कितने पे इशू कर रहे हैं? 125 पे इशू कर रहे हैं. सो 20,000 इंटू 125, ये 25 लाख रुपीज हो गया. ठीक है. सो इक्विटी से मतलब एक प्लान है हमारे पास में, इक्विटी प्लान है. दूसरा है 10% प्रेफरेंस शेयर्स. कितने के 10% प्रेफरेंस शेयर्स? 25 लाख की. जितना हमारे को रिक्वायरमेंट है उतने के लिए. एंड टू इशू 8% डिबेंचर्स. कितने के लिए? 25 लैक्स. It is estimated that P ratios in case of the equity preference and debenture financing would be 20, 17 and 16 respectively. So यहाँ पे already P ratios दिए हुए हैं. So अब अगर question में P ratio दिया है, it means हमारे को EPS कंप्यूट करने के बाद में मार्केट प्राइस भी कंप्यूट करना पड़ेगा. Got it? Then, which of the above alternative would you consider to be the best? Give reason for your choice. So अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल के हिसाब से जहां पे हमारा मार्केट वैल्यू पर शेयर बढ़ेगा वो प्लान सबसे अच्छा है. गॉट इट? तो इसमें हमारे पास में है प्लान कितने? हमारे पास में प्लान है 3. कौन से प्लान है? इक्विटी प्लान, प्रेफरेंस प्लान एंड डिबेंचर या डेट प्लान. ठीक है. सो यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट बनेगा, राइट, स्टेटमेंट फॉर computation of EPS and market price at different financing plans. अब इसमें हमारे पास में कॉलम्स क्या हो जाएंगे? कॉलम्स विल बी particulars, then equity plan, then preference plan, and debt plan. ये 3 प्लान है. ठीक. जस्ट अ मिनट. नाउ सो व्हाट वी आर हैविंग, यहाँ पे हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है और एडिशनल फंड्स हमारे हैं. सो एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ये 1 करोड़ है तीनों प्लान में. तो जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो रहेगा, प्लस एडिशनल हमारे को फाइनेंसिंग लगेगी फॉर द एक्सपेंशन. ये नेसेसरी नहीं है ये लिखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. देन एडिशनल फंड्स रिक्वायर्ड, बट हम क्लास में सॉल्व करते टाइम पे ये लिखते रहेंगे. एडिशनल फंड्स रिक्वायर्ड, that is 25 lakhs. And from this we'll be getting the total capital after expansion. Total capital after expansion. So जो हमारे पास total capital after expansion, it is 1 crore 25 lakhs.
ठीक, ये हमने क्यों कंप्यूट किया? बिकॉज अब हमारे को निकालना होगा ईबीआईटी आफ्टर एक्सपेंशन, एंड उन्होंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है, इट इज 12%, एंड दिस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने एक चीज सीखी थी कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है दैट डजंट चेंज विद द चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। जो आरओआई है वो कैपिटल स्ट्रक्चर बदलने से चेंज नहीं होता है। एंड बट अगर क्वेश्चन में वो देते हैं कि एक्सपेंशन के बाद में हमारा आरओआई इतना हो जाएगा तो है, बट अगर वो कुछ नहीं देते हैं तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। दीज आर सम स्टैंडर्ड अजम्पशंस। ठीक है, सो अब इसके बाद में वी विल बी स्टार्टिंग विद द प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। अब इसमें क्या होगा, ईबीआईटी आफ्टर एक्सपेंशन निकालेंगे हम। ईबीआईटी आफ्टर एक्सपेंशन, this is 1 crore 25 lakhs into 12%, 1 crore 25 lakhs into 12%। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, कितना? 15 lakhs। ये तीनों प्लान में ये हमारा सेम रहेगा, दिस इज 15 lakhs। अब इस ईबीआईटी में से हम लेस करेंगे इंटरेस्ट, लेस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट है हमारे पास में, एक है एग्जिस्टिंग हमारे जो डिबेंचर्स हैं वो 25 lakhs के हैं, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%। 25 lakhs का 7% कितना हो गया? इट इज 1,75,000। और ये जो 1,75,000 है ये तीनों प्लान में रहेगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग है वो चेंज नहीं हो रहा है, एंड जो एडिशनल है, एडिशनल वो हमने डिबेंचर्स इशू करे हैं 25 lakhs के, कौन से प्लान में? हाँ, सो यहां इक्विटी प्लान में नहीं होगा, एंड दिस इज 25 lakhs into 8%, this will be coming 2 lakhs। ठीक, and from this what we are going to get is EBT। EBIT में से इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया EBT। EBT बताओ कितना होगा? 13,25,000, यहां भी 13,25,000, यानी यहां पे कितना? 11,25,000। देन अब इसमें से क्या माइनस करेंगे हम? टैक्स। सो लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 35%, at the rate of 35%, 4,63,750। यहां पे भी 4,63,750 होगा। यहां बताओ 3,93,750। इसको माइनस करने के बाद में वी हैव गॉट इज अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। We got earnings after tax, that comes how much? 8,61,250,
and here also it is 8,61,250. यहाँ कितना होगा 7,31,250. देन अब इसमें लेस करेंगे क्या प्रेफरेंस डिविडेंड. सो लेस. अब प्रेफरेंस डिविडेंड में भी एग्जिस्टिंग आएगा और एडिशनल आएगा. प्रेफरेंस डिविडेंड here also existing, and existing is at the rate of 9%. 25 lakhs का है into 9%, so that comes to 25 nines are 2,25,000. Here also 2,25,000 and 2,25,000. Then additional. This is 25 lakhs into 10%. So ये इक्विटी प्लान में नहीं होगा, प्रेफरेंस प्लान में 2,50,000 होगा एंड डेट प्लान में डैश. And from here we'll be getting the net income, that is earnings available to equity shareholders. So we have got is net income कितना 6,36,250. 3,86,250 नहीं, हाँ 250. 6 कैसे होगा, नहीं उसमें से 731,250 में से 2,25,000 5 लाख समथिंग आएगा. 5,06,250. ठीक है, ये हमारे पास आ गई नेट इनकम. इसको अब हमारे को डिवाइड करना बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हियर एग्जिस्टिंग. कितना शेयर कैपिटल दिया है एग्जिस्टिंग 40 lakhs का, divided by face value of the share is 100, so that will be 40,000. ये तो सब जगह आ जाएगा, तीनों कॉलम में रहेगा, ये तीनों कॉलम में रहेगा. देन एडिशनल में जो इक्विटी प्लान है उसमें 20,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं और बाकी प्रेफरेंस में प्रेफरेंस इशू किया, डिबेंचर में डिबेंचर इशू किया. तो इससे हमारे पास आ गए जो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गए. दिस इज 60,000, 40,000 and 40,000. Got it? Then अब इसके बाद हमारे को क्या निकालना होगा, वी हैव टू कंप्यूट द अर्निंग्स पर शेयर. ठीक, ईपीएस कैसे निकालोगे, ईपीएस इज नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. सो राइट ईपीएस, दिस इज नेट इनकम divided by number of equity shares. ठीक, so this is 6,36,250 divided by 60,000. 636,250 divided by 60,000 कितना आया 10.604. 10.604 और ये 386,250 divided by 40,000
9.656, and this is 5,06,250 divided by 40,000. 12.656। अब यहाँ पे अगर इस प्रॉब्लम में उन्होंने हमारे को पी रेशो नहीं दिया होता तो हम सिलेक्शन किसके बेसिस पे करते? ईपीएस के बेसिस पे करते। कहाँ पे ईपीएस मैक्सिमाइज हो रही है? लास्ट वाला जो डेट प्लान है उसमें ईपीएस मैक्सिमाइज हुई, वो हमारा प्लान सेलेक्ट हो जाता। बट क्वेश्चन में उन्होंने हमारे को पी रेशो दिया है, एंड अगर पी रेशो दिया हुआ है देन हमारे को क्या करना पड़ेगा? मार्केट प्राइस कंप्यूट करना पड़ेगा। ठीक, ईपीएस इंटू पी रेशो करोगे तो हमारे पास क्या जाएगा? मार्केट प्राइस आ जाएगा, और जहां पे मार्केट प्राइस मैक्सिमाइज होगा हम वो ऑप्शन सेलेक्ट करें। इज इट क्लियर? सो राइट पी रेशो, ये टाइम्स में दिया हुआ है, कितना है? फॉर इक्विटी प्लान इट इज 20 टाइम्स, हियर इट इज 17 टाइम्स, एंड दिस इज 16 टाइम्स। 20, 17 एंड 16। देन अब इससे निकालेंगे हम मार्केट प्राइस, and the market price will be computed EPS into P ratio, EPS into PE कितना आया? 212.08, 160, 162.605, ये है 9.656 इंटू 17, this is 164.152 या 15, एंड ये जो लास्ट वाला है 12.656 इंटू 16, 202.50, 202.50. So which plan should be selected? इक्विटी प्लान सेलेक्ट करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मार्केट प्राइस हमारा मैक्सिमम हो गया है। ठीक है, सो राइट इक्विटी प्लान, इक्विटी प्लान should be selected, as it is having highest market price, ठीक है। यहां पे हम ईपीएस से सिलेक्शन नहीं करेंगे, डेट प्लान का ईपीएस हाईएस्ट है, बट हमने शुरुआत में ही सीखा था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल इज सुपीरियर देन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल। इज दिस पॉइंट क्लियर? गॉट दिस? ठीक है। नाउ अब इसके बाद में वी कम टू प्रॉब्लम नंबर 15। कोई डाउट यहां पे? लुक, एफएम जो है कंपैरेटिवली इजी सब्जेक्ट है अगर हम अदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे इसको। ठीक है, वेदर इट इज अकाउंट्स या कॉस्टिंग या एफएम, अगर इन तीनों में कंपेयर करें, सो
FM इज कंपैरेटिवली इजी, क्योंकि इसमें आता है तो आता है, ठीक है। एक वो कैपिटल बजटिंग में थोड़ा सा इशू आता है, बाकी किसी किसी और टॉपिक में नहीं आता है। एंड कॉस्टिंग के साथ में दिक्कत क्या है कि सिलेबस बहुत वास्ट कर दिया है उन्होंने, और सिलेबस वास्ट कर मतलब अभी क्या है कि सब फाइनल इंटर में सब मिला के पूरा का पूरा वो चीज है। एंड एट इंटरमीडिएट लेवल बच्चों की उतना अंडरस्टैंडिंग लेवल हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बिल्ट होगा। एंड वो हमारा कोर स्पेशलाइजेशन भी नहीं है, उसके लिए सीएमए का पूरा कोर्स है ही ना, सीडब्ल्यू बनते ही है ना बच्चे। नाउ चलो अब आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 15 पे। प्योरिटी लिमिटेड, अ वाइडली हेल्ड कंपनी, इज कंसिडरिंग मेजर एक्सपेंशन ऑफ इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज एंड द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। ऑल्टरनेटिव एबीसी है शेयर कैपिटल, 14% डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एट 18% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बिफोर टैक्स इज 25%। सो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बिफोर टैक्स ये एक्चुअल में आरओआई की ही बात करता है। The rate of dividend of the company is not less than 20%. The company at present has no debt, corporate taxation 35%. Which of the alternative would you choose? ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने एग्जिस्टिंग का कुछ डेटा नहीं दिया हुआ है, ये एक्सपेंशन वाला जो है बस उतने का ही डेटा दिया हुआ है। गॉट इट। सो यहाँ पे अगर तीनों प्लान में देखोगे तो टोटल जो है वो 50 लाख ही है। एक पहला प्लान ए में तो सिर्फ इक्विटी है, प्लान बी में इक्विटी है प्लस डेट है और लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। प्लान सी में भी इक्विटी है और वही है। सो सबका मिला के अगर टोटल लिया तो सब 50-50 ही आता है, ठीक। सो हमारे यहाँ पे कितने प्लान्स आ जाएंगे? 3 प्लान्स आ जाएंगे, प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी, ठीक। अब इस क्वेश्चन में क्या उन्होंने हमारे को पी रेशो दिया हुआ है? पी रेशो नहीं दिया है, ठीक है। एंड यहां पे कुछ अलग दिया है, रेट ऑफ डिविडेंड की बात करी गई है, ठीक। एंड अगर हम रिकॉल करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के टाइम पे हमने एक चीज डिस्कस करी थी। क्या डिस्कस किया था? एक अजम्पशन लिखा था दैट ऑल द नेट इनकम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, तो यहां पे भी हम नेट इनकम निकालेंगे और एज्यूम कर लेंगे कि वो जो नेट इनकम है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, तो उससे डिविडेंड रेट कंप्यूट करेंगे। और उन्होंने बोला है कि डिविडेंड रेट जो है मिनिमम 20% होना चाहिए। तो जिस प्लान में 20% से कम डिविडेंड रेट आ रहा होगा वो तो हम छोड़ देंगे, दूसरे जिनमें 20% से ज्यादा आ रहा होगा उसमें भी जिसमें सबसे ज्यादा डिविडेंड का रेट होगा वो वाला प्लान हम यहां पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो राइट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। प्रॉफिटेबिलिटी statement under different financing plans. Under different financing plans, the columns that we'll be taking is particulars, then plan A, then plan B and plan C. Plan A, plan B and plan C. Now EBIT will be, EBIT हम कैसे निकालेंगे? इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू आरओआई। कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा 50 lakhs into 25%, 50 lakhs into 25%, ये कितना आ जाएगा?
सो दिस इज 12,50,000, ये तीनों में आएगा क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड तो सेम ही है यहाँ। देन इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट, लेस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट यहां पे दो इंटरेस्ट है, एक है डिबेंचर्स 14% वाला और 18% का टर्म लोन है, ठीक है। सो ऑन 14% डिबेंचर्स, 14% डिबेंचर्स, इक्विटी प्लान में तो डिबेंचर्स नहीं है, बट जो प्लान बी है उसमें डिबेंचर्स हैं कितने, 20 lakhs के इनटू 14% तो करा तो ये 2,80,000 आ जाएगा, एंड वहां पे है 15 lakhs के। सो 15 lakhs इंटू 14%, ये कितना आएगा, कितना, 2,10,000, 2,10,000। देन ऑन 18% टर्म लोन, ऑन 18% टर्म लोन, यहां पे डैश 1,80,000 एंड 4,50,000, ठीक है। इससे हमारे पास आ जाएगा ईबीटी, लेस करके आएगा ईबीटी, ये आ गया 12,50,000 ही रहेगा यहां तो, यहां कितना, 7,90,000, 5,90,000। देन लेस कर देंगे टैक्स एट द रेट ऑफ 35%, सो लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 35%, बताओ कितना, 4,37,500, 2,76,500, 2,06,500। तो इससे हमारे पास आ जाएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स एंड यहां पे कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, तो यही जो हमारा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स होगा यही हमारा नेट इनकम होगा, ठीक है। एंड हमारा अजम्पशन है, जनरल अजम्पशन दैट ऑल द नेट इनकम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा चलो पहले बता दो कितना आता है, 8,12,500, 5,13,500 एंड 3,83,500, ठीक है। सो ये हमारे पास में नेट इनकम आया, एंड दिस एंटायर नेट इनकम विल बी इज प्रिज्यूम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, तो इसी को हम मान लेंगे कि ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा, ये हमारा डिविडेंड हो गया, ठीक। अब शेयर कैपिटल, जो डिविडेंड रेट निकाला जाएगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर कैपिटल, ठीक है। सो यहां शेयर कैपिटल है कितना हमारे पास में, शेयर कैपिटल अंडर प्लान ए इट इज 50 lakhs, यहां कितना है, यहां है 20 lakhs है और यहां पे 10 lakhs है। देन इससे हम क्या कंप्यूट करेंगे, रेट ऑफ डिविडेंड,
rate of डिविडेंड कैसे निकालेंगे? दिस इज डिविडेंड डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल into 100. So this is 8,12,500 divided by 50 lakhs into 100. This is 5,13,500 divided by 20 lakhs into 100, and this is 3,83,500 divided by 10 lakhs into 100. 16.25%, 25.67%, 38.35%. ठीक है. So अब इसमें क्या होगा? जो हमारा प्लान है, प्लान ए है, दैट शुड बी रिजेक्टेड बिकॉज उन्होंने क्या बोला कि मिनिमम रेट ऑफ डिविडेंड कितना होना चाहिए? 20% होना चाहिए, और उसमें 20% से कम है. सो राइट द फाइनल कंक्लूजन. राइट प्लान ए should be rejected as rate of dividend is less than 20%. ठीक. तो वहां पे 16.25% है, सो वो कम है, तो वो प्लान सेलेक्ट नहीं होना चाहिए. तो कौन सा सेलेक्ट होना चाहिए? आउट ऑफ द प्लान बी एंड सी अब कौन सा सेलेक्ट करोगे? जिसमें रेट ऑफ डिविडेंड ज्यादा होगा वो हम सेलेक्ट करेंगे. तो किस में ज्यादा है? प्लान सी में ज्यादा है. ठीक है. सो राइट आउट ऑफ प्लान बी प्लान सी दोनों सेलेक्ट हो सकते थे टेक्निकली, बट उसमें से बेटर कौन सा रहेगा? प्लान सी बेटर रहेगा. सो आउट ऑफ प्लान बी and plan C should be selected as it is having higher rate of dividend, ठीक है. नाउ अब इसके बाद में we come to problem number 16. problem number 16 पे आता है. problem number 16 क्या दिया हुआ है? टैब लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग फिगर्स. प्रॉफिट दिया हुआ है 2,13,846. लेस इंटरेस्ट, इट इज एट द ऑन डिबेंचर्स एट 12%, इट इज 60,000.
सो उससे ईबीटी आ गया, लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 35%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 40,000 है, उससे ईपीएस आ गया 2.50 and ruling price in the market is 25, so the P ratio is price divided by EPS, it is 10. The company has undistributed reserves of 6 lakhs. Company needs rupees 2 lakhs for expansion. The amount will earn the same rate as the funds already employed. You are informed that debt equity ratio, अब debt equity ratio के दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला होता है debt upon equity और दूसरा होता है debt upon debt plus equity. ठीक है, these are two formulas. एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला होता है debt upon debt plus equity, ये technically this is not debt equity ratio, this is called as debt to value ratio. Debt plus equity is the total value of the firm. So that is technically it is debt to value ratio, but debt equity ratio के लिए ये दूसरा फॉर्मूला भी यूज होता है. So what they are saying that you are informed that debt equity ratio, debt divided by debt plus equity into 100 higher than 35% will push the P ratio down to 8 and raise the interest on additional amount borrowed to 14%. You are required to ascertain the probable price of the share if the additional funds are raised as debt and if the amount is raised by issuing equity shares. So यहाँ पे हमारे पास में दो ऑप्शंस है, मतलब दो प्लान है, एक है डेट प्लान और दूसरा है इक्विटी प्लान है. ठीक है, सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इसमें, इसमें व्हाट विल हैव टू डू, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाएंगे इसमें. ठीक है, एंड इसके लिए हमारे को क्या कुछ इंफॉर्मेशंस हमारे को चाहिए होंगी, कुछ इंफॉर्मेशंस चाहिए होंगी. ठीक है, सो क्या करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ड्रॉ कर लेते हैं और उसके लिए स्पेस छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं दिया है, इंफॉर्मेशन हमारे को फाइंड आउट करके लेना है. ठीक है, अब इसमें पी रेशो की बात हो रही है, पी रेशो दिया भी है और बाद में उन्होंने दिया है कि अगर डेट इक्विटी रेशो 35% से ज्यादा हो गया सो इट विल पुश द पी रेशो डाउन टू 8. तो अगर पी रेशो है तो मार्केट प्राइस निकालना पड़ेगा ना. तो यहाँ पे जो हम स्टेटमेंट बनाएंगे, जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू या स्टेटमेंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ही बनाएंगे. ठीक है, सो राइट स्टेटमेंट फॉर computation of value of equity shares. इसमें हमारे कॉलम्स क्या जाएंगे, पर्टिकुलर्स, डेट प्लान एंड इक्विटी प्लान. पर्टिकुलर्स, then debt plan and equity plan. इक्विटी प्लान, इसके लिए कीप अराउंड हाफ पेज से थोड़ा सा ज्यादा ही रखना, उतना ब्लैंक छोड़ दो. ठीक है, सो व्हाट इज हियर, यहां पे अब हमारे को क्या करना होगा, अब इसमें क्या हमारे को एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, वी कैन फाइंड आउट. तो हम क्या करते हैं, हम यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं एग्जिस्टिंग एंड आफ्टर एक्सपेंशन. ठीक है, चलो पहले एग्जिस्टिंग निकालते हैं फिर एक्सपेंशन की बात करते हैं. सो राइट, इसके बाद में वर्किंग नोट 1,
वर्किंग नोट 1। अब वर्किंग नोट 1 में हम क्या कर रहे हैं? कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर एक्सपेंशन। ठीक। सो टू कॉलम्स, particulars and amount, two columns, particulars and amount. Now write existing equity share capital, existing equity share capital। कितने इक्विटी शेयर्स उन्होंने दिए हुए हैं यहां क्वेश्चन में? वो दिए हुए हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 40,000। 40,000 इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं एंड द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹10। सो दिस अमाउंट कम्स टू ₹4 lakhs। ठीक है। देन अब इसके बाद में उन्होंने अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स दिए हुए, रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस, दिस इज 6 lakhs। ठीक है। इसी के यहाँ पे एक सब टोटल पहले ले लेंगे। ठीक। सो यहाँ पे इसका जो सब टोटल आएगा वो कितना आएगा? कितना? 10 lakhs। ठीक है। ये एग्जिस्टिंग इक्विटी है। व्हेन वी टेक शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये कहलाता है टर्म, इसके लिए यूज होता है इक्विटी। ठीक है। देन अब इसके बाद में व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, इसमें हम डिबेंचर्स ऐड करेंगे। सो ऐड एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स। बताओ कितने दिए हुए डिबेंचर्स? डिबेंचर्स नहीं दिए हैं बट इंटरेस्ट दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। कितना इंटरेस्ट दिया है? 60,000 का इंटरेस्ट दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 12%। सो इसको डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो हमारे पास में एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स आ जाएंगे। कितना आ गया? 5 lakhs। तो इससे हमारे पास आ गया, इसका सब टोटल लिया तो ये हमारे पास में एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। सो दिस इज एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना? 15 lakhs। ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन में उन्होंने हमारे को क्या बोला कि कितने और फंड्स की रिक्वायरमेंट है? फंड्स रिक्वायर्ड है 2 lakhs। 2 lakhs एडिशनल फंड्स रिक्वायर्ड है। सो राइट एड एडिशनल funds required, वो भले ही डेट से हो या इक्विटी से हो, वो है 2 lakhs। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? वी विल बी गेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर एक्सपेंशन, कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर expansion, this is 17 lakhs। ठीक है।
ये तो आ गया। अब हमारे को ईबीआईटी आफ्टर एक्सपेंशन निकालने के लिए और क्या डेटा चाहिए होगा? आरओआई चाहिए होगा। ठीक है। सो अब इस केस में अब आरओआई आफ्टर एक्सपेंशन क्या उन्होंने दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो हमारा एक स्टैंडर्ड अजम्पशन आता है कि जो हमारा आरओआई बिफोर एक्सपेंशन है वो बाद में वही रहेगा आफ्टर एक्सपेंशन पे। तो हम जो आरओआई बिफोर एक्सपेंशन निकालेंगे, क्या हम वो निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। हमारे को एग्जिस्टिंग ईबीआईटी पता है। एग्जिस्टिंग ईबीआईटी 2,13,846 दिया हुआ है। एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है, सॉरी हमने कंप्यूट कर लिया है, दैट इज 15 लाख। तो उससे हम क्या निकाल देंगे? एग्जिस्टिंग आरओआई। और उसको ईबीआईटी आफ्टर एक्सपेंशन निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर एक्सपेंशन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास ईबीआईटी आफ्टर एक्सपेंशन आ जाएगा। सो राइट वर्किंग नोट टू computation of ROI and EBIT after expansion. ठीक है। So here write A existing ROI is equal to existing EBIT divided by existing capital employed into 100. So this is 2,13,846 divided by कितना है? एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है 15 lakhs into 100। बताओ कितना है? सो 14.256% या 26% ले लेते हैं, राउंड ऑफ करके करेंगे तो 26%। ठीक है। देन इससे निकाल लेते हैं हम ईबीआईटी आफ्टर एक्सपेंशन। ईबीआईटी आफ्टर expansion, this is capital employed after expansion into ROI, and this is capital employed after expansion is 17 lakhs into 14.26%. 2,42,420। ठीक है। देन अब इसके बाद में चलो पहले इतना तो हमारे पास आ गया, ईबीआईटी आफ्टर एक्सपेंशन आ गया है हमारे पास में। तो इससे क्या करते हैं हम? प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, पर इसमें एक चीज है, क्वेश्चन एक बार वापस से पढ़ते। क्या दिया हुआ है? टैब लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फिगर, वो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट हो गया। ठीक है। इसमें ईपीएस, एग्जिस्टिंग ईपीएस, एग्जिस्टिंग पी रेशियो उन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद में जो इंफॉर्मेशन है उसको एक बार वापस से गो थ्रू करते हैं। द कंपनी हैज अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स ऑफ रुपीज 6 lakhs. Company needs rupees 2 lakhs for expansion. The amount will earn the same rate as the funds already employed. ठीक है। यहां पे क्वेश्चन में
लिखा ही था कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिफोर एक्सपेंशन है वही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहेगा आफ्टर एक्सपेंशन। अगर नहीं लिखा होगा और अलग से कुछ आरओआई आफ्टर एक्सपेंशन नहीं दिया होगा तो हम मान लेंगे, वो हमारा अजम्पशन होगा। यू आर इन्फॉर्म दैट डेट इक्विटी रेशियो डेट डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी इनटू 100 हायर देन 35% will push the P ratio down to 8 and raise the interest rate on additional amount borrowed to 14%। तो अब हमारे को यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, हमारे को यहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो और कंप्यूट करना पड़ेगा आफ्टर एक्सपेंशन। सो राइट वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3 computation of debt equity ratio, debt equity ratio after expansion. So we'll be having particulars, debt plan and equity plan, debt plan and equity plan। ठीक है। So first what we are going to have here, यहाँ पे a equity, equity under that existing, tell me how much is the existing equity, कितना है existing equity। हमारा existing equity है 4 lakhs कि 10 lakhs। तो जब हम वर्ड यूज करते हैं इक्विटी, इक्विटी इंक्लूड शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल इज डिफरेंट एंड इक्विटी इज डिफरेंट। इक्विटी इज द ब्रॉडर टर्म, भले ही इक्विटी शेयर कैपिटल लिखने में ज्यादा हो बट वो सिर्फ शेयर कैपिटल की बात हो रही है। इक्विटी मींस ओनर्स कैपिटल दैट इंक्लूड शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसीलिए मैंने डेलिबरेटली यहां पे दूसरे कलर से एग्जिस्टिंग इक्विटी टर्म लिखा था। इज इट क्लियर गॉट दिस? ठीक है। सो राइट एग्जिस्टिंग यहां पे है हमारे पास कितना, 10 lakhs। ये तो दोनों में रहेगा, ये तो एग्जिस्टिंग है। ये जो डेट प्लान और इक्विटी प्लान है ये तो जो एडिशनल 2 लाख रुपीज हम जो रेज कर रहे हैं उसके लिए है ना। देन एडिशनल अंडर डेट प्लान हम कितने नए इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे? नहीं करेंगे। इस डेट प्लान में तो जो 2 लाख रुपीज है वो डेट से होगा। इक्विटी प्लान में जो ये 2 लाख रुपीज होगा वो शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर्स के थ्रू इशू होगा। इज इट क्लियर? तो यहां पे हमारे पास टोटल इक्विटी आ गया, this is A, this is 10 lakhs and this is 12 lakhs। then अब इसके बाद में will be coming to debt, B debt, debt में भी हमारा existing, बताओ एग्जिस्टिंग डेट हमारे एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स कितने हैं? 5 lakhs के हैं। ये हमारे पास में एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स यहाँ पे ये 5 lakhs के हैं। सो ये तो दोनों में रहेगा। एग्जिस्टिंग इज 5 lakhs and this is in both cases। देन एडिशनल यहां पे भी एडिशनल अंडर डेट प्लान, ये जो 2 लाख रुपीज है वो डेट के थ्रू रेज होगा बट अंडर इक्विटी प्लान यहां पे डेट एडिशनल आएगा नहीं। सो इससे टोटल डेट
this is B, this is 7 lakhs. अब उन्होंने जो डेट इक्विटी रेशियो है उसके लिए फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी. ठीक है, एक काम करते हैं हम डेट प्लस इक्विटी भी यहीं पे ही कंप्यूट करके ले लेते हैं. ठीक, सो राइट सी डेट प्लस इक्विटी, this is A plus B and this will be 17 lakhs here and यहाँ पे भी 17 lakhs ही होगा. टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड तो सेम ही रहेगा. व्हाट इज डिफरिंग इज कैपिटल स्ट्रक्चर. ठीक, देन what we do is we compute the debt equity ratio. Debt equity ratio and debt equity ratio के लिए उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया है, it is debt divided by debt plus equity. Debt plus equity क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर्मूला, सो you'll have to follow the same. So here we will be having under debt plan हमारा डेट कितना है, it is 7 lakhs divided by debt plus equity is 17 lakhs in 200 and यहाँ पे है डेट है 5 lakhs and debt plus equity is 17 lakhs. हाँ बोलो किधर डाउट, कितना 41 पॉइंट, तो 18 कर लेते हैं. हमारे को तो इसका डायरेक्ट कोई यूज नहीं है और यहाँ पे है 29.41%. ठीक, सब क्या हो गया कि उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि अगर डेट इक्विटी रेशियो 35% से एक्सीड किया देन इट विल पुश द पी रेशियो डाउन टू 8. तो जो एग्जिस्टिंग पी रेशियो है दैट इज हाउ मच, दैट इज 8, दैट इज 10 टाइम्स. इज इट क्लियर? सो अगर डेट इक्विटी रेशियो 35% से ज्यादा हुआ तो पी रेशियो विल कम डाउन टू 8 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडिशनल अमाउंट बोरोड विल बी 14%. एग्जिस्टिंग है 12%. तो अंडर डेट प्लान debt equity ratio is exceeding 35%. so under debt plan जो P ratio होगा that will come down to 8 times and the rate of interest will go up to 14%. ठीक, only for additional amount borrowed, existing उतना ही रहेगा. ठीक है, so लिख लो इसको भी. so right under debt plan the debt equity ratio is 41.18%, which is more than 35%. therefore rate of interest under debt plan will be 14% for additional borrowings. existing के लिए चेंज नहीं होगा, additional borrowings and P ratio will come down to 8 times.
will come down to 8 times. होप इट्स क्लियर, गॉट दिस? ठीक है, सो ये हमारे पास में क्या आ गया, ये सारा बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गया। अब इसके बाद में इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट कंप्यूट बनाएंगे, ईपीएस निकालेंगे, उसको पी रेशो अंडर इक्विटी प्लान कितना रहेगा, 10 टाइम्स रहेगा, बट अंडर डेट प्लान इट विल कम डाउन टू 8 टाइम्स। ठीक है, सो आ जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट पे। ईबीआईटी आफ्टर एक्सपेंशन हमने कंप्यूट ऑलरेडी कर लिया है, सो राइट ईबीआईटी आफ्टर एक्सपेंशन this is 2,42,420. Here also it is 242,420. Then लेस कर देंगे इसमें से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में एग्जिस्टिंग तो वो 12% पे ही रहेगा, 5 लाख के डिबेंचर्स हैं, इनटू 12%, ये दोनों प्लान में ये तो 60,000 ही रहेगा। देन एडिशनल जो डेट प्लान में जो 2 लाख रुपीस जो एडिशनल रेज करा है, that will be at the rate of 14%. So 14% of 2 lakhs will be 28,000. और इक्विटी प्लान में तो एडिशनल रेज ही नहीं करा हमने, so यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इससे आएगा EBT. So right, therefore EBT earnings before tax $1,54,420 और ये आ जाएगा 1,82,420। देन इसमें से लेस कर देंगे टैक्स एट द रेट ऑफ 35%, tax at the rate of 35%. Tell me how much it comes to. 54,047 and 63,847. सो इससे आएगा हमारे पास अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, दैट कम्स हाउ मच, 1,03,373, 1,03,373 and 573. ठीक है, ये जो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स है यही हमारी नेट इनकम भी हो गई, दिस इज नेट इनकम। देन विल बी हैविंग, अब हमारे को निकालना है ईपीएस। ईपीएस कंप्यूट करने के लिए हमारे को क्या चाहिए होगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो राइट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी shares, under that existing existing 40,000 दिए हुए हैं। वो जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है उसमें अर्निंग्स आफ्टर टैक्स निकाला, उसके बाद में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में एग्जिस्टिंग 40,000 दिए हुए हैं। देन एडिशनल
एडिशनल डेट प्लान में तो नहीं होगा, इक्विटी प्लान में होगा। इक्विटी प्लान में इट इज 8,000। 8,000 20,000 होगा। कैसे होगा 20,000? 2 लाख डिवाइडेड बाय 10। शेयर्स हमेशा फेस वैल्यू पे ही इशू होने चाहिए। हमने अभी इशू ऑफ शेयर्स वाला जो चैप्टर है वो फाउंडेशन में है ना, उसमें तो ज्यादातर तो फेस वैल्यू पे ही शेयर्स इशू हुआ करते थे ना, कभी कभी प्रीमियम पे भी हो जाते थे। तो जब कंपनीज शेयर्स प्रीमियम पे इशू करती हैं तो क्या शेयर होल्डर्स के साथ चीटिंग करती हैं क्या? नहीं करती। तो प्रीमियम पे क्यों इशू करती हैं? गुडविल के लिए। अच्छा, ठीक। हम्म। सो अभी इस केस में फेस वैल्यू पे ही करें ना फिर। मार्केट प्राइस या फेस वैल्यू, किस पे करें, कौन सा बेटर रहेगा? अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, ये पेन मार्केट में 25 रुपीज में बिकता है, ठीक है? ठीक। इस पे वैसे जो प्रिंट है वो 10 रुपए प्रिंट है, बट मार्केट में इसकी डिमांड ज्यादा है तो 25 रुपए में लोग खरीद रहे हैं, 25 में खरीद रहे हैं, ठीक है? अब मेरे को ये बताओ कि मैं ये पेन बेच रहा हूं, ऑलरेडी लोग 25-25 रुपए में लेके जा रहे हैं, तो अब आगे मेरे को इस पेन को बेचना होगा तो मैं 10 रुपए पे बेचूं कि 25 रुपए पे बेचूं? 25। क्यों? क्योंकि लोग खरीद रहे हैं ना। ठीक। अब ये कैसे पता चला कि ये जो कंपनी का शेयर है लोग 25 रुपीज पे खरीद रहे हैं? मार्केट प्राइस है ना। ठीक। सो अब यहां पे क्या होगा कि कंपनी जब शेयर्स इशू करती है, ठीक, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो क्या शेयर होल्डर्स पे कोई एहसान करती है? नहीं। शेयर होल्डर्स जब कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो क्या वो एहसान करते हैं कंपनी के ऊपर? नहीं। तो क्या फाइनेंशियल वर्ल्ड है, कोई किसी पे एहसान नहीं कर। ठीक। कंपनी क्यों इशू कर रही है शेयर्स? क्योंकि कंपनी को पैसे की जरूरत है। ठीक। यहां पे क्या कंपनी फेस वैल्यू पे शेयर्स इशू कर सकती थी? आंसर इज यस, दे कुड हैव, बट लोग ऑलरेडी ये पेन 25 रुपए में खरीद रहे हैं, तो मैं 10 में क्यों बेचूं ना? इज दिस क्लियर? ठीक है। कंपनी वहां पे जब ये शेयर्स, फर्दर शेयर्स इशू करेगी तो शेयर होल्डर के भले के लिए थोड़े ना कर रही है, अपने भले के लिए कर रही है ना। तो कंपनी को जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सकता होगा इसका, वो कंपनी उतना लेने की कोशिश करेगी। मार्केट में ऑलरेडी भाव चल रहा है 25 का, मैं क्यों बेचूं इसे 10 पे? इज दिस क्लियर? तो ये जो 8,000 का अमाउंट आया है ये कैसे आया है? दिस इज 2 lakhs
डिवाइडेड बाय 25 जो एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस है। सही किया कि गलत किया? लगता तो सही है। ठीक है, अब जितने आईपीओ आते हैं, तूने कभी देखा कि कंपनी कोई फेस वैल्यू पे शेयर इशू कर रही है? अभी लेटेस्ट के आईपीओ बताता हूँ। एलआईसी कितने पे? 950 पे किया। ठीक है, जो उनके एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स थे उनको डिस्काउंट दिया था। ठीक है, पॉलिसी होल्डर एम्प्लॉइज 5% का डिस्काउंट था। ठीक है, बट 950 फेस वैल्यू तो 10 रुपए। ठीक, जोमैटो का आया था आईपीओ, और कौन, पेटीएम का आया था आईपीओ। किसी ने फेस वैल्यू पे इशू करे? नहीं। कंपनीज क्या कोशिश करती हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा भाव पे शेयर्स को इशू कर सकें वो उतने पे इशू करने की कोशिश करेंगी। मेरे को इस शेयर के अगर 25 रुपीज मिलते हैं तो मैं 10 में क्यों बेचूं? कोई समझदारी नहीं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग रूलिंग प्राइस इन द मार्केट है हम उसी पे ही इस शेयर को इशू करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, एंड ये रीजनेबल है, कुछ अनजस्टिफाइड नहीं है, किसी के साथ चीटिंग नहीं करी हमने। 25 रुपए में ऑलरेडी खरीद रहे हैं तो क्यों बेचा जाए ना 10 पे। इज इट क्लियर? ठीक है, फेस वैल्यू बेसिकली अभी हम ना नेक्स्ट चैप्टर में एक आध क्वेश्चन राइट शेयर्स के करेंगे। बेसिकली ये राइट शेयर्स है, फर्दर अलॉटमेंट ऑफ शेयर है। ठीक, ऑलरेडी कुछ शेयर्स इशू करे हुए हैं, पहले 40,000 शेयर्स थे, फिर पैसे की जरूरत पड़ी तो और शेयर्स इशू कर रहे हैं। ठीक, देन अब इससे निकालेंगे ईपीएस। राइट, ईपीएस इट इज नेट इनकम, net income divided by number of shares. So this is 1,373,373 divided by 40,000, 2.51, and यहाँ पे 1,18,573 divided by 48,000। हाँ, ये टोटल शेयर्स है 2.47। देन अब इसके बाद में पी रेशो। पी रेशो पी रेशो ये कितना होगा? अंडर इक्विटी प्लान ये 10 टाइम्स ही रहेगा, बट अंडर डेट प्लान ये 8 टाइम्स हो जाएगा। ये हमने वर्किंग नोट 3 में डिस्कस किया है ना। देन मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, दिस इज ईपीएस इंटू पी। सो ये तो हो गया इक्विटी में तो 24.70, और यहाँ पे डेट प्लान में 20.08। कौन सा प्लान सेलेक्ट करना चाहिए? इक्विटी प्लान। सो राइट, इक्विटी प्लान equity plan should be preferred, as it is having higher market price, as it is having higher market price।
ठीक है, ठीक। चलो एक काम करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट्स का और फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है अभी। Now we come to problem number 17. प्रॉब्लम नंबर 17 में क्या दिया हुआ है उन्होंने हमारे को यहाँ, द फॉलोइंग फिगर्स आर मेड अवेलेबल टू यू, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, लेस इंटरेस्ट ऑन सिक्योर डिबेंचर्स एट 15% per annum, डिबेंचर्स वर इशूड 3 months आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर। मेरे को बताओ कि डिबेंचर्स टोटल हैं कितने। हाँ वी कैन कैलकुलेट डिबेंचर्स, बताओ कितने हैं। 7,50,000 कैसे निकाला? डिवाइडेड बाय 15%, so this is 7,50,000, but this is the wrong answer. Answer is 10 lakhs. बताओ कैसे? हाँ यहाँ पे जो दिया हुआ है, डिबेंचर्स वर इशूड 3 months आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर। ठीक है, सो ये जो इंटरेस्ट है 1,12,500, ये 9 months का ही है। तो पहले इसे कितने में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 12 months में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 15% करेंगे, सो ये आएगा 10 lakhs। इज इट क्लियर? कर दिस। ये जो इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है वो पर एनम का है, और जो इंटरेस्ट अमाउंट दिया हुआ है वो 9 months का ही है। तो अगर तुम उससे डिवाइड करके निकालोगे तो आंसर गलत आएगा उसमें। गॉट इट? ठीक है, ये प्रॉब्लम पिछले 16 प्रॉब्लम जैसा सिमिलर है, बट फिर भी थोड़ा सा वेरिएशन है इसमें। नाउ अब इसके बाद में उन्होंने ईबीटी आ गया, टैक्स एट द रेट ऑफ 35%, देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया उससे हमारे पास, देन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड मार्केट कोटेशन ऑफ द इक्विटी शेयर्स। सो उससे डिवाइड करके हमने यहां पे मार्केट प्राइस दिया, ईपीएस नहीं दिया। ठीक, क्या हम पी रेशियो निकाल सकते हैं यहां पे? एग्जिस्टिंग निकाल सकते हैं, कैसे? मार्केट प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस। ईपीएस कितना है? ईपीएस हम निकालेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो 10,96,875 डिवाइड बाय 1 लाख करा तो 10.96875 आएगा, सो 10.97 लिख सकते हैं। सो एग्जिस्टिंग ईपीएस इज 10.97 एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 109.70। तो 109.70 डिवाइडेड बाय 10.97 करा तो एग्जिस्टिंग जो पी रेशियो है वो 10 टाइम्स है।
इज दिस क्लियर? देन अब इसके बाद में what is given further, the company has accumulated reserves of 12 lakhs. The company is examining a project calling for investment obligation of rupees 10 lakhs. This investment is expected to earn the same rate of return as funds already employed. मतलब जो existing ROI है वो expansion के बाद भी ROI उतना ही रहेगा. Then you are informed that debt equity ratio, debt divided by debt plus equity higher than 60% will cause the price earning ratio to come down by 25%. So existing P ratio है कितना? 10 टाइम्स अभी निकाला हमने. सो अगर हमारा डेट इक्विटी रेशियो 60% से एक्सीड कर गया तो हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो पी रेशियो 25% से कम हो जाएगा. मतलब कितना हो जाएगा? 10 से 25% कम होगा. सो 10 का 25% हो गया 2.5, वो कम कर दो. सो 10 माइनस 2.5 ये हो जाएगा 7.5. इज दिस क्लियर? ठीक है. सो 7.5 टाइम्स रह जाएगा एंड द इंटरेस्ट रेट ऑन एडिशनल बोरोइंग विल कॉस्ट कंपनी 300 basis point more than existing more than on their current borrowing on secured debentures. ठीक है. यहाँ पे बेसिस पॉइंट दिया है. लोग एक्चुअल में जब इंटरेस्ट की कोटेशन दी जाती है मार्केट में तो बेसिस पॉइंट पे ही दी जाती है. एक्चुअल में ये यहाँ पे 100 basis point 100 basis point is 1%. So 300 basis point 300 basis point will be 3%. आता है ना न्यूज में कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया, 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया. तो 25 बेसिस पॉइंट मतलब 0.25%, 50 बेसिस पॉइंट मतलब 0.5%. इसी तरीके से मार्केट में इंटरेस्ट रेट दिया जाता है. तो क्या होगा? एग्जिस्टिंग जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? वो है 15%. एंड व्हाट दे आर सेइंग इन द क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि यू आर इन्फॉर्म दैट डेट इक्विटी रेशियो, debt divided by debt plus equity higher than 60% will cause the price earning ratio to come down by 25%. So present P ratio is 10 times, and if the debt equity ratio goes beyond 60%, then it will come down to 7.5, and the interest rate on additional borrowing will cost company 300 basis point more than on their current borrowing on secured debenture. तो जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऑन सिक्योर डिबेंचर अभी 15% है, 300 बेसिस पॉइंट मोर देन दैट विल बी 18%. मतलब एग्जिस्टिंग से 3% ज्यादा. अगर डेट इक्विटी रेशो 60% से ऊपर चला गया तो पी रेशो विल कम डाउन टू 7.5 टाइम्स एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडिशनल बोरोइंग विल बी 18%. ये दिया हुआ है. इज इट क्लियर? गॉट दिस? ठीक है. एक मिनट. सो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इन दिस केस, यहां पे अब होगा क्या? तो हमारे को वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में किया था. ठीक है. सो वही हमारा स्टेटमेंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स आएगा. सो राइट statement for computation of equity shares. Statement for computation of equity shares. So वही कॉलम्स रहेंगे हमारे पर्टिकुलर्स, डेट प्लान एंड इक्विटी प्लान.
जितना पिछले प्रॉब्लम में स्पेस छोड़ा था उतना ही सेम स्पेस यहाँ पे भी छोड़ना है। एंड वी स्टार्ट विद द वर्किंग नोट। वर्किंग नोट हमारा क्या आएगा? पहला वर्किंग नोट कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर एक्सपेंशन। ठीक है, सो राइट वर्किंग नोट 1, capital employed after expansion. So particulars and amount rupees. Now अब यहाँ पे क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल है कितना? उन्होंने हमारे को यहाँ पे भी नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं, वो है कितने? 1 लाख शेयर्स। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज गिवन, इट इज 10 रुपीज दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ है फेस वैल्यू, ठीक है। सो राइट एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, equity share capital, this is 1 lakh shares into rupees 10, so this is 10 lakhs. Then reserves and surplus. Reserves and surplus, this is given 12 lakhs. so इससे हमारे पास आ जाएगा existing equity, existing equity, this is 22 lakhs. Existing equity is 22 lakhs. Then अब इसके बाद में existing debentures, existing debentures ये हो जाएंगे 1,12,500 into 12/9 divided by 15%. So that will come 10 lakhs. तो इससे हमारे पास में एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज 32 lakhs. देन इनको एडिशनल फंड्स कितने चाहिए? वो है 10 lakhs. क्वेश्चन में दिया हुआ है एडिशनल फंड्स रिक्वायर्ड इज 10 lakhs. Additional funds required, it is 10 lakhs. तो इससे हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर एक्सपेंशन, कैपिटल employed after expansion, this is 42 lakhs. This is 42 lakhs. Got it? Then अब वैसा ही सेम प्रोसीजर वापस से हमारे को क्या निकालना पड़ेगा? ROI, एग्जिस्टिंग ROI एंड EBIT आफ्टर एक्सपेंशन. So write working note 2, working note 2.
computation of ROI and EBIT after expansion. So we'll be having here existing ROI, कितना दिया हुआ है EBIT हमारा, EBIT दिया हुआ है existing 18 lakhs, और हमारा existing capital employed हमने अभी जो कंप्यूट किया है वो कितना है, existing capital employed हमने निकाला है, this is 32 lakhs. So this is 32 lakhs into 100. 56.25%. Then अब इसके बाद में हम निकालेंगे EBIT after expansion. EBIT after expansion will be capital employed after expansion, which is 42 lakhs, into ROI, which is 56.25%. $23,62,500. ठीक है. देन अब इसमें यहां हमारे को एक वर्किंग नोट एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा एग्जिस्टिंग ईपीएस एंड पी रेशियो के लिए. ठीक है. सो राइट वर्किंग नोट 3. computation of existing EPS and PE ratio. existing EPS and PE ratio. ठीक है. सो यहाँ पे हमारे पास में करंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, करंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, इट इज 10,96,875. देन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कौन से, एग्जिस्टिंग, इट इज 1 लाख. तो इससे हमारे पास आ जाएगा EPS. This will be 10,96,875 divided by 1 lakh shares. This is रुपीस कितना आ जाएगा, 10.96875, तो 10.97 लिख सकते हैं इसको. ठीक है. देन करंट मार्केट प्राइस, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है करंट मार्केट प्राइस कितना है, इट इज रुपीज 109.70. देन इससे हमारे पास आ जाएगा एग्जिस्टिंग पी रेशियो, existing P ratio. So this is 109.70 divided by 10.97. So ये कितना आ जाएगा, 10 times. ठीक है. देन अब इसके बाद में नेक्स्ट वर्किंग नोट 4.
हमारे को निकालना पड़ेगा डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। सो राइट कंप्यूटेशन ऑफ डेट इक्विटी रेशियो आफ्टर एक्सपेंशन, computation of debt equity ratio after expansion। इसमें वैसे ही कॉलम्स बनेंगे, पर्टिकुलर्स, डेट प्लान एंड इक्विटी प्लान। सो यहाँ पे डेट प्लान एंड इक्विटी प्लान, ठीक है। नाउ अब इसमें वही इक्विटी, ए इक्विटी, अंडर दैट एग्जिस्टिंग, बताओ एग्जिस्टिंग इक्विटी कितना है? 22 lakhs। कैसे आया? ये है हमारा एग्जिस्टिंग इक्विटी, दैट इज डेट सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, दिस इज 22 lakhs। सो ये जो एग्जिस्टिंग है ये तो हमारा कितना दोनों प्लान्स में रहेगा, ये 22 lakhs तो रहेगा। रिमेंबर ये जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस रखता हूं ताकि तुम बाद में भी पढ़ो तो तुम्हारे को उसमें ढूंढना ना पड़े कि इंफॉर्मेशन कहां से आई, ठीक है। तो मैं एग्जाम में इसको रिड्यूस कर सकता हूं। एडिशनल जो 10 lakhs है डेट प्लान में वो डेट से रेज होगा, बट इक्विटी प्लान में 10 lakhs इक्विटी से रेज होगा। देन टोटल ए, this is 22 lakhs and 32 lakhs। then अब इसके बाद में बी डेट, there we will be having existing हमारा है 10 lakhs, this is 10 lakhs। then additional अंडर डेट प्लान यहाँ 10 lakhs होगा, जो 10 लाख रुपीज हम कैपिटल रेज करेंगे वो डेट के थ्रू करेंगे। सो दिस इज 20 lakhs and here it is 10 lakhs। got it। देन डेट प्लस इक्विटी भी कंप्यूट कर लेते हैं, डेट प्लस इक्विटी प्लस इक्विटी दैट इज ए प्लस बी, ये होगा 42 lakhs एंड यहां पे भी 42 lakhs। then we will be having debt equity ratio debt equity ratio, this is debt divided by debt plus equity, this is D divided by D plus E, ठीक। so it is 20 lakhs divided by 42 lakhs, 42 lakhs into 100 कितना? 47.62% एंड यहां पे कितना आया?
23.81%। अब यहाँ दोनों प्लान में हमारा डेट इक्विटी रेशो 60% एक्सीड ही नहीं करा। अगर 60% एक्सीड नहीं करा है इसका मतलब क्या हो गया? हाँ, ना तो पी रेशो बदलेगा ना रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलेगा। ठीक है, सो राइट एज डेट इक्विटी ratio is not exceeding 60%, therefore P ratio will remain at 10 times and rate of interest on additional borrowings will be 15% only। वो एक्सीड करके 18% होगा ही नहीं। इज इट क्लियर? अब हम आ जाते हैं जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट था। अब हम ईबीआईटी आफ्टर एक्सपेंशन कंप्यूट कर चुके हैं and EBIT after expansion is 23,62,500. So this is 23,62,500 and here also it is 23,62,500। इसमें से लेस करेंगे क्या? इंटरेस्ट, लेस इंटरेस्ट। Under that, write on existing borrowings, बताओ कितना? 1,12,750 नहीं होगा क्या? नहीं होगा, वो तो फर्स्ट ईयर के लिए है, तब 3 महीने बाद करे थे। जब नेक्स्ट ईयर का आज ये जो हम बना रहे हैं तब तो पूरे साल का रहेगा ना। तो हमारे डिबेंचर्स हैं 10 lakhs के इंटू 15%, तो ये 1,50,000 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं तो इसलिए इसको यहाँ पे मार्क करके रखो कि ये ध्यान रखना है। इसको क्या होता है एग्जिस्टिंग, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट नहीं लिखा, इंटरेस्ट ऑन एग्जिस्टिंग बोरोइंग लिखा है डिलिबरेटली। दिस इज 1,50,000। देन ऑन एडिशनल बोरोइंग्स, ऑन एडिशनल बोरोइंग्स ये भी 10 lakhs का 15%, and under debt plan it is 1,50,000 and under equity plan it is dash. So from here we are going to get is the EBT. So right, therefore EBT कितना आ गया? 3 lakhs कम हो जाएगा तो 20,62,500 और यहाँ कितना? 22,12,500। Then less tax at the rate of 35%. Tax at the rate of 35%। बताओ कितना आएगा टैक्स?
7,21,875 और यहाँ पे 375 इससे हमारे पास अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ जाएगा. दैट कम्स हाउ मच? 13,40,625. 14,38,125. ठीक है. देन ये जो हमारा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स है, दिस इज आवर नेट इनकम ऑल्सो. दिस इज अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. देन इसके बाद में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अंडर दैट एग्जिस्टिंग कितने हैं? 1 लाख है. एंड 1 लाख अंडर बोथ प्लान्स. एग्जिस्टिंग तो सेम ही रहेगा. देन एडिशनल बताओ कितना? 10 lakhs divided by current market price 109.70. डेट प्लान में डैश. तो 9116 कर दो. फ्रैक्शन में तो शेयर इशू होंगे नहीं. सो टोटल 1 lakh. This is 1,09,116. 1,09,116. Then from this we are going to get is the EPS. EPS, it is net income divided by number of shares. So यहाँ पे तो 1 लाख से डिवाइड करके वो डायरेक्टली 13.40625, सो 13.41 लिख सकते हैं. ठीक है. दूसरे का बताओ. 13.18 कैसे आया? नेट इनकम है 1438,125 डिवाइड बाय 1,09,116. देन पी रेशो, क्या यहाँ पे पी रेशो बदलेगा? नहीं. पी रेशो क्योंकि डेट इक्विटी रेशो एक्सीड ही नहीं करा हमारा 60% से, सो यहाँ पे वो चेंज ही नहीं होगा. सो डेट इक्विटी प्लान में भी 10 टाइम्स और डेट प्लान में भी 10 टाइम्स. तो इससे हमारे पास आ जाएगा मार्केट प्राइस. दिस इज EPS into P रेशो. सो ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई किया सो 134.10 और ये हो गया 131.18. तो कौन सा प्लान बेटर है? डेट प्लान. सो राइट, डेट प्लान शुड बी प्रेफर्ड. Plan should be preferred as it is having higher market price.
as it is having higher market price. Got it? ठीक है, ठीक। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। होमवर्क यहाँ 17 तक हमने कौन से प्रॉब्लम्स कर लिए हैं? ट्वेल्व हो गया हमारा? नहीं, ये इंडिफरेंस पॉइंट का है, नहीं ठीक है। 14th हो गया? 14th नहीं हुआ है ना? 13th किया है हमने, 15th किया है, 16th 17th ये करे है ना? सो होमवर्क इज प्रॉब्लम नंबर 14 और इसके अलावा ये तो फिर इंडिफरेंस पॉइंट के कैलकुलेशंस हो गई। ठीक है, यही है होमवर्क। ठीक। और उससे पहले ये 12 छोड़, 12 से पहले और कोई बचा है क्या? सारे हो गए ना? ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।